अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये एक बिल्कुल आसान टॉपिक है, लेकिन काफ़ी जो है इस पे हमने डिफरेंस जो हमें लाजमी आना चाहिए कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। देखें, यूकैरियोट्स अगर उसकी टर्मिनोलॉजी की बात की जाए, यूकैरियोट्स मतलब एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यू और कैरियोट्स। यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, और जो आपका कैरियोन्स है, ये कैरियोट्स जो है एक ग्रीक वर्ड है जो एक्चुअली कैरियोन से लिया गया है। तो कैरियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। आपका यू का मतलब है ट्रू, और कैरियोन्स जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो एक मेजर पॉइंट है, यूकैरियोट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब ट्रू न्यूक्लियस के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। अब ट्रू न्यूक्लियस कौन सा होता है जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं? उसके लिए पहली पॉइंट ये होती है कि उसमें 3-4 चीज़ें होनी चाहिए ट्रू न्यूक्लियस के लिए। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि आपको पता है जब एक सेल होता है तो उसकी एक आउटर साइडर बाउंड्री होती है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और बीच में जो है वो आपका न्यूक्लियस होता है। तो ये जो बीच में न्यूक्लियस होता है, जो ट्रू न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस को कहते हैं दैट ट्रू न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो आपकी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसे हम ये जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस को कहते हैं दैट इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और एक दो चीज़ें हैं और बीच में आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। दूसरी बात, इसके अंदर एक लिपिड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मौजूद होता है। और लास्ट में एक न्यूक्लियर बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ट्रू न्यूक्लियस के लिए 3-4 चीज़ें होना लाजमी है। एक वो कि दैट न्यूक्लियस इज़ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आ जाती है तो आपको पता है न्यूक्लियस इज़ सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब ये जो देखें आप, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के साथ सेपरेट जो चीज़ कर रही है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ट्रू न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना लाजमी है, क्रोमोसोम्स का होना लाजमी है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, ये चीज़ें आपस में मिलाकर एक ट्रू न्यूक्लियस बनाती हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर पहली पॉइंट जो आपकी है वो है ट्रू न्यूक्लियस। जबकि प्रोकैरियोट्स भी आपका एक ग्रीक वर्ड के दो वर्ड्स से कॉम्बिनेशन से बनता है। प्रो का मतलब होता है अर्ली या फॉल्स, और कैरियोट्स आपका कैरियोन से लिया गया है, तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अर्ली न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो या फॉल्स न्यूक्लियस हो, उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब ये होगा, अर्ली न्यूक्लियस का मतलब ये होगा कि इस ये न्यूक्लियस जो है इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग नो न्यूक्लियोलस, नो क्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से हम इसे प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहली जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इनके दरमियान जो होती है वो आपकी ट्रू न्यूक्लियस और अर्ली न्यूक्लियस की है कि एक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है और एक के अंदर फॉल्स न्यूक्लियस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गई होगी। पहले सबसे मैं 3 आसान डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कॉमनली सब स्टूडेंट्स को आती हैं। सबसे पहली इसमें ये है। सेकंड होती है आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स जिनके कवरिंग होती है, जैसे आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका गोल्जी ऑपरेटस है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपके प्लास्टिड्स हैं। तो ये जो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जो ऑर्गेनेल्स कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, दोज आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और उसमें आपके डिफरेंट एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, जैसे आपका गोल्जी ऑपरेटस है, जैसे आपका लाइसोसोम है,
जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या प्लास्टिड्स वगैरह हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ये मौजूद होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते। तो दूसरी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये हो गई कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं और एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तीसरी पॉइंट जो है वो बिल्कुल आसान पॉइंट है। तो तीसरी पॉइंट ये है कि जो आपके यूकैरियोट्स हैं वो उनमें वो में भी आपके यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स हमेशा आपके यूनिसेल्युलर होते हैं। तो ये तीन जो हैं, जब भी आपसे अगर कोई भी आपसे अगर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो आसानी से आपको एटलीस्ट ये जो है मेजर तीन डिफरेंस लाजमी आना चाहिए, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और अर्ली न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट। तीसरा आपका ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जो हैं तीन आसान जो है मिसालें हैं, जो इनकी की पॉइंट्स हैं, इनकी जो आसान की पॉइंट्स हैं वो हैं, जबकि दो तीन की पॉइंट्स इससे हट कर हैं जो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। वो उनमें से सबसे पहली की पॉइंट आपकी ये है, सबसे पहली की पॉइंट आपकी चौथी नंबर पॉइंट इसके अंदर ये है कि यूकैरियोट्स के अंदर नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया कि आपका लास्ट में पहले होती है आउटर मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और बीच में होती है आपका न्यूक्लियस होता है, और ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाई जाती है। तो समटाइम ये कहा जाता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने लफ्ज़ उठा के कहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माना जाता है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसके साथ कनेक्टेड है, तो वो इस तरीके से कनेक्टेड होती है आपकी। ये जो है ये कैनाक्यूल्स हैं, ये जो है इस तरीके से आपके जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होती है, और ये पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और फिर जो आपका ये जो है स्मूथ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अब इसमें एक चीज़ होती है जिसे आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर ये जो डॉट्स मौजूद होते हैं, जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि मौजूद होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जिन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस में इन राइबोसोम्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कहने का मकसद ये है कि ये पॉइंट यहाँ डिस्कस करने का मकसद ये है कि यूकैरियोट्स के अंदर ये राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक प्रॉपर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के ऊपर ये मौजूद हैं। जबकि आप प्रोकैरियोट्स का जब सेल उठा के देखेंगे, जैसे कोई एक बैक्टीरियल सेल आप जब उठा के देखेंगे, तो उसके अंदर आपको क्या होता है, ये राइबोसोम जो है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होते। तो ये राइबोसोम्स जो हैं ये ऐसे वाइडली डिस्पर्स्ड होते हैं आपके प्रोकैरियोट सेल के अंदर, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एक डिफरेंस, चौथा डिफरेंस ये हो जाता है कि राइबोसोम्स मौजूद होते हैं दोनों में, पर यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद हैं और प्रोकैरियोट सेल के अंदर ये वाइडली डिस्पर्स्ड होते हैं। जबकि चौथा डिफरेंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है पांचवा डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आती है बात ट्रू क्रोमोसोम्स की। जो यूकैरियोट्स सेल हैं, इसमें जो है आपका ट्रू क्रोमोसोम्स होता है, जबकि अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होता। तो इसका रीज़न क्या है? इनमें जो है आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होता, या एब्सेंट क्रोमोसोम या नो क्रोमोसोम्स होता है। अगर होता है तो वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
लेकिन वो ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होता। ट्रू क्रोमोसोम्स के लिए दो चीज़ों का होना लाजमी है। एक चीज़ आपकी होती है, एक चीज़ होती है ये आपका ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, ये इसे हम डीएनए कहते हैं। ट्रू क्रोमोसोम्स कैसे बनता है, तो ट्रू क्रोमोसोम्स कैसे बनता है। ट्रू क्रोमोसोम्स के लिए सबसे पहले आपका ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस में एक आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए और जब हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में मिलते हैं तब जाके जो है आपका ट्रू क्रोमोसोम्स बनता है। उसके अंदर क्या होता है? आपके ये हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, ऐसे जो है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। फिर इसी तरीके से ये आपके डीएनए होता है, फिर आपका हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, और ये डीएनए होता है और आपका ये हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। तो इस तरीके से जो है जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स, ये जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स जब आपके मिलते हैं तो बनता है आपका एक ट्रू क्रोमोसोम्स। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, आपका हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, इस वजह से इनके अंदर ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होता। तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी एक पॉइंट अगर नोट की जाए कि इनके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जस्ट कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, वो जस्ट कॉइलिंग इस तरीके से कॉइलिंग हुई होती है और वो ही डिस्पर्स्ड होता है प्रोकैरियोट्स के सेल के अंदर। ऐसी कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो जेनेटिक इनका मटेरियल होता है, जो कॉइल्ड हो, और जेनेटिक मटेरियल जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, और इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, जो मौजूद होता है आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये जो है पांचवी पॉइंट थी जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई होगी। और अब जो है हम इसके बाद छठी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि 6 नंबर पॉइंट क्या थी। 6 नंबर पॉइंट ये है कि इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के सेल के अंदर एक इनफोल्डिंग्स होती हैं। नॉर्मली आपको पता है, नॉर्मली आपका ये सेल होता है, पर प्रोकैरियोट्स का सेल इस तरीके से नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये प्रोकैरियोट्स का सेल है, ये आपका नॉर्मल सेल है। ये जो आपको इनफोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये जो आपको इनफोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये होती हैं इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इनको हम कहते हैं मीजोजोम्स। इनको हम क्या कहते हैं? मीजोजोम्स। मीजोजोम्स असल में क्या है? दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर की तरह इनफोल्डिंग्स होती है। तो इन मीजोजोम्स का क्या रोल होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, यूकैरियोट्स के अंदर आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम है, प्लास्टिड वगैरह है, या जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं, पर प्रोकैरियोट्स के अंदर वो मौजूद नहीं होते। तो फंक्शन तो करवाने हैं, जैसे रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन कौन करेगा? या फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? या नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये ऐसे काम होते हैं जो असल में जो है ये काम असल में तो करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, पर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स के अंदर तो नहीं है, ये तो यूकैरियोट सेल के अंदर है, लेकिन रेस्पिरेशन तो यहाँ करवानी है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस, प्लास्टिड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिलके फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, पर ये जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर तो मौजूद नहीं है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस ये कौन करवाता है? ये आपकी मीजोजोम्स करवाती हैं। ये मीजोजोम्स जो हैं रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर दीज रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसी तरह ये जो मीजोजोम्स हैं दे आर स्पेशली प्रेजेंट्स इन द प्रोकैरियोट्स। ये डिफरेंस नंबर 6 है। इसके बाद अगर 7वां नंबर हम देखें
तो उसमें एक आधी पॉइंट ये हो सकती है, जैसे कि इनके प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स को अगर देखा जाए, जैसे आपको पता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गाई, तो ये आपके प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स हैं। और यूकैरियोट्स तो आपको पता है जितने भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सारे जो हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो समझ में ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमारी मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो नोटिफिकेशन है वो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और आपको अगर किसी टॉपिक पे अगर वीडियो जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा अगर हमसे चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टॉपिक कह सकते हैं, तो हम जल्द से जल्द जो है आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।